नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, नेशनल पीजी कॉलेज, लखनऊ। आज मैं आपके बीच में आपका कोर्स BANC 133 फंडामेंटल्स ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र के मूल तत्व विषय पर चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में इवोल्यूशन और डिफ्यूजन की थ्योरी पढ़ी थी। आज हम लोग ब्लॉक 3 की यूनिट 10 और 11 पर चर्चा करेंगे। यूनिट 10 में संरचना और प्रकार के सिद्धांत सम्मिलित हैं और जो यूनिट 11 है उसमें समकालीन सिद्धांतों की बात की गई है। तो इन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, जो इवोल्यूशन की थ्योरी थी और जो डिफ्यूजन की थ्योरी थी, उसमें बताया गया कि जो संस्कृति है उसका हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कैसे अध्ययन कर सकते हैं कि कहाँ से समाज और संस्कृति की शुरुआत हुई और कैसे किन किन स्टेजेस से होते हुए वो इस वर्तमान स्वरूप पे पहुंचे हैं। लेकिन कहीं पर भी संस्कृति और समाज के जो प्रकार हैं उन पर चर्चा नहीं की गई। तो ये चर्चा कहाँ से आरंभ होती है? फंक्शनलिज्म की थ्योरी जब आई, और इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है मैलिनोस्की। तो जो मैलिनोस्की ने फंक्शनलिज्म की थ्योरी दी, प्रकार्यवाद का सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो संस्कृति है उसका जो प्रकार्य है, जो मुख्य फंक्शन है, वो क्या है? मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना। उन्होंने कहा कि संस्कृति में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं और ये जो संस्थाएं होती हैं वो कुछ ना कुछ प्रकार्य कर रही हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन कर रही हैं। तो इस तरीके से उन्होंने प्रकार्य पर आधारित अपना ये जो प्रकार्यवाद का सिद्धांत दिया, फंक्शनलिज्म की थ्योरी दी, वो उन्होंने दी अपनी बुक साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज। उसमें, जो कि 1944 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने इस थ्योरी को दिया। इस थ्योरी में मैलिनोस्की ने मुख्यतः 4 अवधारणाओं पर बल दिया है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्था की अवधारणा। दूसरा, इंस्टीट्यूशन फॉर्म द इंटीग्रेटेड होल ऑफ कल्चर, की मतलब संस्कृति में सारे इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं मिलके कैसे इंटीग्रेटेड होल फॉर्म करती हैं। तीसरा, कॉन्सेप्ट ऑफ नीड, मतलब आवश्यकता की अवधारणा। और चौथी, जो मेन पॉइंट आ जाता है, कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन नीड्स, की जो संस्थाएं हैं और जो मानव आवश्यकताएं हैं उनके बीच में क्या प्रकार्यात्मक संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संस्था की अवधारणा से। तो मैलिनोस्की कहते हैं कि जो संस्था है वो संस्कृति की एक इकाई है और हर संस्था किसी न किसी उद्देश्य के साथ स्थापित हुई है, इसलिए वो कोई ना कोई प्रकार्य कर रही है। अब अगर इसको और डिटेल फॉर्म में कहें तो मैलिनोस्की ने कहा कि हर संस्था के 6 यूनिवर्सल कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब 6 चीजों से मिलकर एक संस्था बनती है और जो हर जगह हर समय की संस्था में हमें मिलेंगे। दैट मीन्स वो सार्वभौमिक या यूनिवर्सल हैं। वो क्या है? चार्टर, मतलब उद्देश्य; पर्सोनल, सदस्य; नॉर्म्स, नियम; मटेरियल एपरेटस, पदार्थिक संस्कृति; एक्टिविटी, क्रियाएं; और फंक्शन, मतलब प्रकार्य। उसको उन्होंने कहा कि जब एक संस्था के जो सदस्य हैं, जो पर्सोनेल हैं, वो उस संस्था के चार्टर को, उद्देश्य को हासिल करने के लिए अपनी संस्था के नियमों का पालन करते हुए, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, और उस संस्था के मटेरियल अपरेटस को, उसकी पदार्थिक जो भी संपत्ति है, संस्कृति है, उसका प्रयोग करते हुए जो क्रियाएं करते हैं, उसका जो प्रभाव होता है, मतलब जो एक्टिविटीज हैं, उनका जो इफेक्ट है, वो फंक्शन या प्रकार्य है। इस तरीके से उन्होंने इन 6 यूनिवर्सल कंपोनेंट्स को बताया है एक इंस्टीट्यूशन के। तो वो कहते हैं कि जहां पर भी इंस्टीट्यूशन है वहां पर ये 6 यूनिवर्सल कंपोनेंट्स हैं। और जब वो इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो ये बात हम लोग बार बार चर्चा में ला चुके हैं कि 6 सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं। परिवार, विवाह, नातेदारी, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन और धर्म। और हर संस्था किसी उद्देश्य के साथ में है और कुछ प्रकार्य कर रही है। जैसे अब अगर हम मैलिनोस्की की ये जो अवधारणा है संस्था की, अगर उसको हम परिवार संस्था पर लागू करके समझें, तो एक परिवार का चार्टर या उद्देश्य क्या होता है?
जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी देखभाल हो। इसी के साथ में एक परिवार या परिवार संस्था स्टैब्लिश हो रही है। अब उसके पर्सोनेल या मेंबर्स या सदस्य कौन हो गए? जो भी परिवार के सदस्य हैं वो सब उसके पर्सोनेल हो गए। नॉर्म्स क्या हो गए कि हर परिवार के अपने कुछ नियम होते हैं। फिर मटेरियल अपरेटस, हर परिवार की अपनी संपत्ति है, अपनी गृहस्थी है, तो कुछ ना कुछ मटेरियल एस्पेक्ट है। फिर एक्टिविटीज, हर परिवार के कुछ ना कुछ क्रियाएं करता है ना? तो और अब मेलिनोस्की के शब्दों में देखें तो जो परिवार के सदस्य हैं वो परिवार के उद्देश्य को हासिल करने के लिए कि सबकी देखभाल हो, इसके लिए परिवार के नियमों का पालन करते हुए और जो भी परिवार की संपत्ति है, गृहस्थी है, उसका प्रयोग करते हुए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। कोई कमाने निकलता है, कोई खाना बनाता है, कोई बच्चों की देखभाल कर रहा है, कोई बड़ों की देखभाल कर रहा है, तरह तरह की एक्टिविटीज होती हैं। और उसका इफेक्ट या प्रभाव क्या निकल के आता है कि जो भी परिवार के सदस्य हैं उनकी देखभाल हो रही है। तो यही परिवार का उद्देश्य था, परिवार संस्था का उद्देश्य था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं किसी भी आप संस्था पे पर अगर मेलिनोस्की का ये रूल लगाते हैं तो आप उसको समझ पाएंगे। फिर उसके बाद मेलिनोस्की कहते हैं कि जो संस्थाएं हैं, मतलब कि एक कल्चर में जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं। मतलब एक संस्था जो भी कार्य कर रही है उसका प्रभाव अन्य संस्थाओं में पड़ता है। एक में भी परिवर्तन आ रहा है तो सब पे परिवर्तन आएगा। दैट मीन्स पूरी कल्चर पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस चीज को उन्होंने क्या कहा है कि जो संस्थाएं हैं वो संस्कृति का एक इंटेग्रेटेड होल बनाती हैं, मतलब हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर वो जो अगली अवधारणा देते हैं वो है आवश्यकता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नीड। मैलिनोस्की ने कहा कि हर व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और अगर उन आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो इन आवश्यकताओं को भी उन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा है, बेसिक नीड्स और बायोसाइकिक नीड्स, दूसरी है डिराइव नीड्स और इंस्ट्रूमेंटल नीड्स, और तीसरी है इंटेग्रेटिव नीड्स। तो जो बेसिक नीड्स और बायोसाइकिक नीड्स हैं उसमें उन्होंने 7 प्रकार की आवश्यकताओं को रखा है। उन्होंने कहा है ये एक व्यक्ति की प्रत्यक्ष आवश्यकताएं हैं, इनका पूरा होना उसके जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। वो क्या है? मेटाबॉलिज्म या उपापचय, रिप्रोडक्शन प्रजनन, बॉडली कंफर्ट जो शारीरिक आराम है, सेफ्टी सुरक्षा, मूवमेंट गति होनी चाहिए, ग्रोथ वृद्धि होनी चाहिए, और हेल्थ स्वास्थ्य सही रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये 7 ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो शरीर और मन से जुड़ी हुई हैं। इनका पूरा होना एक व्यक्ति के जीवित होने के लिए जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। फिर वो कहते हैं कि लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो अपने आप नहीं होती है। इसके लिए संस्कृति में कुछ मैकेनिज्म अवेलेबल रहते हैं, संस्कृति कुछ रिस्पॉन्स करती है जिसके द्वारा ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो वो जो संस्कृति में मैकेनिज्म है या जो संस्कृति जिस फॉर्म में रिस्पॉन्स कर रही है वो अपने आप में एक इनडायरेक्ट नीड हो जाती है व्यक्ति के जीवित रहने के लिए। तो वो जो एक व्यक्ति की इनडायरेक्ट नीड है उसको वो कहते हैं डिराइव्ड नीड्स। जैसे कि मेटाबॉलिज्म के लिए खाने की आवश्यकता है, रिप्रोडक्शन के लिए परिवार विवाह नातेदारी इन सब की आवश्यकता है, बॉडली कंफर्ट के लिए शेल्टर या आवास की आवश्यकता है, सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन की जरूरत है, मूवमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज क्रियाओं की जरूरत है, ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, और हेल्थ के लिए हाइजीन एंड मेडिसिन इन सब की जरूरत है। तो ये सब भी अपने आप में जरूरत है, आवश्यकता है। तो ये अपने आप में अप्रत्यक्ष आवश्यकताएं हो जाती हैं एक व्यक्ति की, जिनका पूरा होना व्यक्ति की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं के पूरा होने के लिए जरूरी है, मतलब उसकी सर्वाइवल के लिए इनका भी पूरा होना जरूरी है। फिर तीसरी वो कहते हैं इंटेग्रेटिव नीड्स, मतलब कि समाज से जुड़े रहने की आवश्यकता, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है ना, और वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकता है, तो इसके लिए उसको लोगों से जुड़े रहने की भी आवश्यकता है। तो इसमें वो कहते हैं कि जो धर्म है, जो भाषा है, वो लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने आवश्यकताओं की 3 कैटेगरीज बताई।
फिर वो कहते हैं कि ये जो आवश्यकताएं हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं या संस्थाएं हैं, इनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप होती है। और वो कहते हैं कि ये फंक्शनल रिलेशनशिप बेसिकली कैसे होती है, एक वाइटल सीक्वेंस में होती है, जिसको हम कहते हैं इम्पल्स एक्ट सेटिस्फैक्शन। इम्पल्स मतलब आवश्यकता है, एक्ट मतलब उसके लिए कुछ क्रिया की गई, और सेटिस्फैक्शन मतलब उस क्रिया के प्रभाव से उस आवश्यकता की पूर्ति हुई। जैसे हमें भूख लगी, हमने खाना खाया, खाना खाने से हमारी भूख मिट गई। तो इसी तरीके से मानव आवश्यकताएं हैं, उसके लिए जो संस्थाएं हैं वो कुछ प्रकार्य कर रही हैं अपनी क्रियाओं के द्वारा, और जिसके कारण उन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इस वाइटल सीक्वेंस में वो कहते हैं कि ये जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो ह्यूमन नीड्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के मैलिनोस्की ने अपनी थ्योरी में क्या कहा कि जो संस्कृति है वो एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिससे कि वो जीवित रह सके, और ये पूर्ति वो कैसे करती है, अपनी संस्थाओं के प्रकार्य के द्वारा। तो ये उनका सिद्धांत था, लेकिन बहुत ही अच्छा सिद्धांत माना जाता है। इसको आप हर जगह हर संस्था पे लागू करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ आलोचनाएं आई, जिसमें कहा गया कि मैलिनोस्की ने जो अपना फंक्शनलिज्म है, जिसको कि नीड थ्योरी भी कहते हैं, नीड थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने आवश्यकताओं की बात की है। तो ये अपने फंक्शनलिज्म या नीड थ्योरी में उन्होंने सिर्फ व्यक्ति पर जोर दिया है, समाज पर जोर नहीं दिया है। और जबकि जब हम एक सामाजिक अवधारणा की बात करते हैं तो समाज के बारे में भी कुछ होना चाहिए। मतलब उन्होंने इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को आधार माना, समाज को आधार नहीं माना है। और दूसरी चीज ये हो जाती है कि जब वो फंक्शन की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं, तो उससे संरचना या स्ट्रक्चर को नहीं जोड़ते हैं। तो ये इन दो बातों पे उनकी आलोचना भी हुई। कोई भी सिद्धांत आता है तो उसमें कुछ लाभ भी बताए जाते हैं और उसकी कुछ सीमाएं भी बताई जाती हैं। तो ये दो सीमाएं थी। फिर जहां से एक की कमी कहीं बताई जा रही है, तो वहीं से दूसरी थ्योरी हमेशा निकल के आती है। तो जो दूसरी थ्योरी है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की जो थ्योरी है वो किसने दी, रैडक्लिफ ब्राउन ने दी। और ये थ्योरी उन्होंने अपनी बुक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, जो कि 1952 में पब्लिश हुई थी, उसमें दी है। अपनी इस थ्योरी में, मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरी कहिए या आप कहिए कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद के सिद्धांत में, उन्होंने 4 अवधारणाओं को विशेष रूप से समझाया है। पहली चीज हो जाती है सोशल फंक्शन का कॉन्सेप्ट, मतलब कि सामाजिक प्रकार की अवधारणा। फिर दूसरा हो जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना की अवधारणा। फिर है जो संरचना है और प्रकार्य है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। और अंत में वो एक जो सामाजिक संरचना है और संरचनात्मक स्वरूप है, इसमें भी अंतर को बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फंक्शन, सामाजिक प्रकार की अवधारणा। इस अवधारणा में जो रैडक्लिफ ब्राउन थे, वो दुर्खीम द्वारा दी गई सोशल फंक्शन की अवधारणा से काफी प्रभावित थे। अपनी इस अवधारणा में, मतलब सोशल फंक्शन की अवधारणा में, रैडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा है कि द फंक्शन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज टू फुलफिल द मिनिमम नेसेसरी कंडीशंस ऑफ फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। कि मतलब एक समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, मतलब न्यूनतम आवश्यक स्थितियां हैं, उसको पूर्ण करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो कुछ प्रकार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस थ्योरी को बताने के लिए क्या कहा, मतलब कौन सा तरीका अपनाया, जो मेथोडोलॉजी अपनाई, उसके लिए उन्होंने एनालॉगी की। एनालॉगी मतलब उन्होंने कुछ तुलना की दो चीजों के बीच में। वो दो चीजें क्या थी, एक तो ऑर्गेनिज्म, प्राणी शरीर, और दूसरा समाज। और उन्होंने इन दोनों को क्यों चुना कंपैरिजन के लिए, क्योंकि इन दोनों में काफी समानताएं हैं और कुछ भिन्नताएं भी हैं। समानताएं क्या हैं कि जो प्राणी शरीर है या ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स से मिलकर बना है, उसी तरीके से समाज जो है वो इंडिविजुअल्स या व्यक्तियों से मिलकर बना है। ऑर्गन्स मिलकर, सॉरी, सेल्स मिलकर एक ऑर्गन को बनाते हैं। उसी तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं वो मिलकर कहना चाहिए कि उसको इंस्टीट्यूशंस को बना रहे हैं। फिर
ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गन्स का इंटीग्रेटेड होल है। मतलब कि एक भी ऑर्गन में अगर कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो उसका प्रभाव पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म पे, पूरे प्राणी शरीर पर पड़ेगा। और इसी तरीके से जो सोसाइटी है उसका क्या है कि वो इंस्टीट्यूशंस का इंटीग्रेटेड होल है, कि एक भी इंस्टीट्यूशन में परिवर्तन आएगा तो उसका पूरा प्रभाव पूरे समाज के ऊपर पड़ेगा। अंतर कहाँ पे है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके एक भी ऑर्गन में अगर कोई बहुत परिवर्तन आ जाए, कोई बहुत समस्या आ जाए, तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन समाज कभी भी मरता नहीं है, उसकी डेथ नहीं होती है, सिर्फ उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक अंतर भी है, लेकिन उन्होंने समानताओं के आधार पर आकर फिर फंक्शन को एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि अगर हम प्राणी शरीर का उदाहरण लेते हैं, तो जैसे हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी में स्टमक या जो पेट है उसमें मेन फंक्शन क्या वो उसका मेन एक्टिविटी क्या रहती है, उसकी एक्टिविटी रहती है गैस्ट्रिक फ्लूइड को सिक्रीट करना, जिससे कि हम जो भी खाना खाते हैं वो पचता है ना, और हमारे शरीर को जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो उसमें पहुंच पाते हैं। तो गैस्ट्रिक फ्लूइड जो एक्टिविटी सिक्रीट हो, मतलब गैस्ट्रिक फ्लूइड जो सिक्रीट हो रहा है और ये जो एक्टिविटी हो रही है, इसका प्रभाव क्या है, मतलब उसका फंक्शन निकल के क्या आता है कि मानव शरीर का अस्तित्व बना रहता है। तो इसी तरीके से कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो समाज है उसकी संस्थाएं जो हैं वो जो भी कार्य कर रही हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रही हैं, उसका प्रभाव क्या होता है, उससे समाज का अस्तित्व बना रहता है। तो आप ध्यान दीजिए कि मालिनोस्की ने भी और रेडक्लिफ ब्राउन ने दोनों ने ही कहा कि जो एक्टिविटीज है उसका इफेक्ट फंक्शन है, मतलब क्रियाओं का जो प्रभाव है वही प्रकार्य है। लेकिन प्रकार्य को किस संदर्भ में देखा है, मालिनोस्की ने व्यक्ति के संदर्भ में देखा है, और जो रेडक्लिफ ब्राउन है उसे वो समाज के संदर्भ में देखते हैं। अब तो कुल मिला के जो रेडक्लिफ ब्राउन है उन्होंने क्या कहा कि फंक्शन इज द कंट्रीब्यूशन विच अ पार्शियल एक्टिविटी पेज टू द टोटल एक्टिविटी ऑफ विच इट इज अ पार्ट। कि फंक्शन वो योगदान है, प्रकार्य वो योगदान है जो कि जो पार्शियल एक्टिविटीज हैं वो टोटल एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए कर रही हैं। टोटल एक्टिविटी मतलब समाज या सामाजिक जीवन, पार्शियल एक्टिविटी मतलब इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज। तो इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी पूरे सामाजिक जीवन को बनाए रखने के लिए जो कंट्रीब्यूशन कर रही है वही क्या हो जाता है, वही सामाजिक प्रकार्य हो जाता है। ठीक है। फिर अगली अवधारणा आती है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इसमें रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स है, पर्सन्स के अरेंज होने से बन रहा है। और ये पर्सन्स कैसे अरेंज हो रहे हैं, उनके संस्थागत भूमिकाओं में और संबंधों के रूप में। अब यहाँ पे जो रेडक्लिफ ब्राउन है वो पर्सन और इंडिविजुअल में अंतर करते हैं। वो इंडिविजुअल मतलब कोई भी मेल कोई भी फीमेल, सिर्फ कौन व्यक्ति है, कौन पर्सन है, मतलब कौन व्यक्ति है, कौन इंडिविजुअल है, उसका नाम क्या है, वो यहाँ तक है। और जब हम उसे पर्सन कहते हैं तो मतलब उस व्यक्ति के साथ में उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो उसको भी सम्मिलित करते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि सामाजिक संरचना पर्सन से मिलके बन रही है, मतलब कितने लोग हैं और साथ में वो क्या भूमिकाएं निभा रहे हैं, उनके क्या संबंध हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सारी चीजों को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जो संरचना है, जो सामाजिक संरचना है उसमें निरंतरता होती है। क्यों निरंतरता होती है? क्योंकि जो समाज के सदस्य हैं वो समय के साथ में बदलते रहते हैं, कि कुछ लोगों का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, कुछ प्रवास करते हैं, कभी कभी संबंधों में परिवर्तन आ जाता है, जो आज मित्र है कल हो सकता है वो दुश्मन हो। तो इस तरीके से लगातार परिवर्तन आते रहने के कारण जो सामाजिक संरचना है वो डायनामिक है, मतलब कि उसमें निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। फिर रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि जो सामाजिक संरचना है वो 3 प्रकार की होती है: मॉर्फोलॉजिकल सोशल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल सोशल स्ट्रक्चर और टोटल सोशल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजिकल सोशल स्ट्रक्चर मतलब समाज देखने में कैसा है ना। मॉर्फोलॉजी मीन्स यही कि बाह्य स्वरूप की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए रिलेशनशिप्स को देखा जाता है, और ये जो रिलेशनशिप है या जो रिश्ते हैं वो 3 लेवल्स पे हम देख सकते हैं। एक तो व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध, पिता का बच्चों से, माँ का बच्चों का, पति का पत्नी से, भाई बहन का संबंध,
मालिक नौकर का संबंध, इस तरीके से व्यक्ति का व्यक्ति से क्या संबंध है, एक हम ये देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं एक व्यक्ति का पूरे समूह से क्या संबंध है, जैसे जो भी लीडर है, जो नेता है, उसका सारे लोगों से, प्रजा के साथ में क्या संबंध है। और तीसरा आ जाता है कि पूरे पूरे समूह का अन्य समूहों से क्या संबंध है। जैसे कि अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो जाति व्यवस्था रही है, तो जाति व्यवस्था में अलग अलग जातियों को अलग अलग व्यवसाय अपनाने को कहा गया, लेकिन हर जाति एक दूसरे पर निर्भर भी कर रही है, एक दूसरे से संबंध भी है। तो यहाँ पे ग्रुप टू ग्रुप रिलेशनशिप क्या है, हम इसको भी देखते हैं। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल सोशल स्ट्रक्चर, मतलब जो सामाजिक संरचना है, वो उसकी जो मॉर्फोलॉजी हमने देखी कि देखने में कैसा है, तो वो ऐसा क्यों है, उसके पीछे के कारण क्या हैं। तो उसके कारणों में लोगों के जो समाज में जो विचार हैं, जो मूल्य हैं, जो नियम हैं, मान्यताएं हैं, वो सब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। फिर फाइनली वो कहते हैं टोटल सोशल स्ट्रक्चर, जो कि मॉर्फोलॉजिकल सोशल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल सोशल स्ट्रक्चर दोनों को मिलाकर बनता है। और वो कहते हैं कि अगर हमें सामाजिक संरचना को जानना है तो हमें किसी एक एस्पेक्ट को नहीं लेना है, हमको टोटल में देखना है, हमें टोटल सोशल लाइफ को देखना है। इसीलिए वो टोटल सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी करने को कहते हैं। अब जब वो कहते हैं कि अगर हमें सोशल स्ट्रक्चर को टोटलिटी में, संपूर्णता में जानना है, तो वहां पे वो क्या बात कहते हैं कि हमें फंक्शन या फंक्शनल एनालिसिस करनी होगी, क्योंकि फंक्शन सोशल स्ट्रक्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोरिलेट है, वो उससे बहुत गहनता से संबंधित है। मतलब फंक्शन में चेंज आएगा तो स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में आएगा तो फंक्शन में। जैसे कि अगर हम कहते हैं कोई समाज है, वो जैसे पहले थे समाज, थे कृषि पे आधारित समाज थे, तो ये फंक्शन हो गया कि वो कृषि कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसका प्रभाव संरचना पे पड़ रहा था, कैसे? परिवार जो थे वो संयुक्त परिवार थे। अब इस संरचना का प्रभाव किस पे पड़ रहा था? परिवार के कार्यों पे, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज के अपने फंक्शंस होते हैं। अब देखिए कि अगर फंक्शन में चेंज आया, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, मतलब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आए, फंक्शंस में चेंज आए, तो उसका प्रभाव संरचना पे पड़ा। जो जॉइंट फैमिलीज थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, वो न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ बढ़ने लग गई। तो संरचना में परिवर्तन हुआ तो परिवार के प्रकारों में, फंक्शंस में परिवर्तन आया, क्योंकि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के फंक्शंस डिफर करते हैं, उनमें अंतर होता है। तो इस तरीके जो संरचना है और जो प्रकार्य है वो आपस में संबंधित है, एक दूसरे से अलग करके हम इन दोनों को नहीं देख सकते हैं, ऐसा रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा। फिर तो कुल मिला के जो अपना स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, उसमें रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि अगर हमें समाज संस्कृति का प्रकार्यात्मक विश्लेषण करना है तो हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन, संरचना और प्रकार्य दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम उसका अध्ययन कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और उन्होंने कही है कि जो सामाजिक संरचना है और जो संरचनात्मक स्वरूप है उसमें भी अंतर होता है। सामाजिक संरचना क्या है? एक एम्पिरिकल रियलिटी है, अनुभवजन्य अध्ययन है, मतलब अनुभवजन्य वास्तविकता है। तो इसमें क्या है कि ये सामने दिख रहा है, कौन व्यक्ति है, क्या संबंध है, उसको हम कहते हैं सामाजिक संरचना या सोशल स्ट्रक्चर। लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्म या संरचनात्मक स्वरूप है वो उसका अब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो सामाजिक संरचना है वो बहुत आसानी से परिवर्तित हो जाती है, लोगों के सदस्यों के बदलने से, मृत्यु से, जन्म से, इन सब चीजों से सामाजिक संरचना में परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन जो संरचनात्मक स्वरूप है, जो कि उन संबंधों का एक अब्स्ट्रैक्ट है, वो इतनी आसानी से नहीं बदलता है। बड़ी बड़ी क्रांतियां होती हैं, शासन बदल जाए, तब जाकर ये संरचनात्मक स्वरूप बदलता है। तो ये पूरा रैडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हो गया। अब हमारी जो अगली थ्योरी है वो संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म है। इस थ्योरी को किसने दिया? क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने। और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने जो अपना स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद दिया, उसमें वो लिंग्विस्टिक्स के जो स्ट्रक्चरलिज्म से काफी ज्यादा प्रभावित थे, मतलब भाषा विज्ञान के संरचनावाद से वो काफी ज्यादा प्रभावित थे। अपना ये सिद्धांत उन्होंने अपने पेपर सोशल स्ट्रक्चर में दिया, जो कि 1951 में एंथ्रोपोलॉजी टुडे में पब्लिश हुआ था। लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि जब संरचना की बात की जाती है
मतलब सामाजिक संरचना की बात की जाती है, तो इसके बारे में बहुत से मानव शास्त्रियों ने और समाजशास्त्रियों ने अपनी-अपनी परिभाषाएँ दी हैं। लेकिन लेवी स्ट्रॉस मानते हैं कि कोई भी डेफिनिशन, कोई भी परिभाषा पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि लेवी स्ट्रॉस ने माना कि जो सामाजिक संरचना है, वो सामने दिखने वाली वास्तविकता नहीं है, वो एक मेंटल फिनोमेना है। और जो लोग डेफिनिशन वो दे रहे हैं, वो मुख्यतः मॉडल भी अपने में एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि एक मॉडल को बनाने में 4 स्थितियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो मॉडल स्थितियाँ क्या हैं? जनरैलिटी, इंटेलिजिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। जनरैलिटी का मतलब कि अगर हम एक पक्ष का मॉडल बना रहे हैं, तो वो समाज और संस्कृति के अन्य पक्षों को भी हमें उसमें सम्मिलित करना है कि अगर हम किनशिप का मॉडल बना रहे हैं, तो हम फैमिली, मैरिज, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, रिलिजन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सबकी बात करेंगे, सबको उसके साथ में जोड़कर देखेंगे। तो ये जनरैलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ वो कहते हैं इंटेलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि जब हम जनरैलिटी रख रहे हैं, तो जो भी पाठक है, जो भी पढ़ने वाला है, उसको ये समझ में आना चाहिए कि एक पक्ष के मॉडल के आधार पे उसे पूरी संस्कृति के बारे में समझ में आना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है, तो हमारे मॉडल में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, परिवर्तन की गुंजाइश हमको रखनी चाहिए। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो प्रेडिक्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जो भी पढ़ने वाला है, वो मॉडल के आधार पे ये समझ पाए कि किसी एक पक्ष में जब परिवर्तन आता है, तो उसका पूरा प्रभाव पूरी सामाजिक संरचना में किस तरीके से पड़ता है। तो ये 4 कंडीशंस उन्होंने कहा एक मॉडल को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। फिर लेवी स्ट्रॉस कुल मिला के अपनी जो संरचना की अवधारणा है, उसमें क्या कहते हैं कि जो सामाजिक संरचना है, वो अनुभवजन्य वास्तविकता नहीं है, वो मेंटल फिनोमेना है। और इस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? मॉडल्स बना बना के पहुंच सकते हैं। और इन मॉडल्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो क्या है? वो सामाजिक संबंध होते हैं। फिर अब जब वो बात कहते हैं कि हम मॉडल्स बनाकर हम सामाजिक संरचना तक पहुंच सकते हैं, तो वो कहते हैं कि जो मॉडल्स होते हैं, वो मुख्यतः 2 तरह की चीज़ों के बनाए जाते हैं, एक विजुअल और एक एब्स्ट्रैक्ट, जो दिख रही है और जो पीछे का एब्स्ट्रैक्ट है, उस पे के। फिर वो कहते हैं मॉडल्स भी 3 तरह के जनरली हम लोग बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए, डेमोंस्ट्रेशन के लिए, समझाने के लिए और आइडियलाइजेशन के लिए, कि हम किसी मॉडल को आइडियल बनाकर लोगों के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं। लेकिन मैलिनोस्की ने अलग ही तरह के सेट्स की मॉडल की बात की है, जब वो सामाजिक संरचना के अध्ययन की बात करते हैं। वो कहते हैं ये मॉडल कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनको कि हम 2 सेट्स में बांटते हैं। सेट 1 में वो क्या कहते हैं, क्या आता है? कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मॉडल। और सेट 2 में वो क्या कहते हैं? मैकेनिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो 4 तरह के मॉडल की बात कर रहे हैं वो, जिनको वो ब्रॉडली 2 सेट्स में बांट दे रहे हैं। अब हम जब सेट 1 की बात करते हैं, जिसमें कि उन्होंने कॉन्शियस मॉडल एंड अनकॉन्शियस मॉडल को रखा है, तो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि कॉन्शियस मॉडल क्या है। तो जो कॉन्शियस मॉडल है, उसको वो होममेड मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि वो मॉडल है, मतलब संस्कृति के अध्ययन का वो पक्ष है, जिसमें कि लोग हमें खुद बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मतलब वो कॉन्शियस है अपनी क्रियाओं के प्रति और लोग खुद बता रहे हैं, इसीलिए उसे कॉन्शियस मॉडल कहेंगे या होममेड मॉडल कहेंगे। जैसे कि अगर हम एक परिवार का मॉडल बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई हमें बता रहा है कि हम बड़ों को सम्मान देने के लिए उनका पैर छू रहे हैं, तो मतलब वो पैर छू रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो उनको पता है कि ये सम्मान देने के लिए वो इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो उसके प्रति कॉन्शियस भी है और वो हमें खुद बता रहे हैं, तो ये कॉन्शियस मॉडल हो जाता है। फिर अनकॉन्शियस मॉडल, कि लोग क्रियाएं तो करते चले आ रहे हैं, लेकिन वो परंपरागत रूप में उसको निभाए जा रहे हैं और उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, वो उन्हें नहीं पता है। दैट मीन्स वो उसके प्रति अनकॉन्शियस हैं। और उसको एक्सप्लेन कौन करता है? जो स्टडी करने गया है, जो मॉडल बनाने गया है। दैट मीन्स ऑब्जर्वर्स मॉडल हो गया ये।
तो इसका एग्जाम्पल कैसे क्या हो जाएगा, जैसे नुअर है, नुअर ट्राइब है अफ्रीका की, वहां पे ब्राइड वेल्थ पे किया जाता है। तो ब्राइड वेल्थ पे किया जाता है, ये उनकी परंपरा है, इसलिए वो उसको अब तक फॉलो किए जा रहे थे। इवांस प्रिचर्ड ने ऐसा बताया। लेकिन क्या कारण है उसको एक्सप्लेन किया इवांस प्रिचर्ड ने। उन्होंने कहा कि जो नुअर लोगों में ब्राइड वेल्थ या वधू धन दिया जाता है, उसमें वधू धन को इकट्ठा करने के लिए वर पक्ष के जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब मिलकर उसे इकट्ठा करते हैं, और जब उसे पे किया जाता है वधू पक्ष की तरफ, मतलब वर पक्ष के जितने भी रिश्तेदार हैं उन्होंने मिलके उसे इकट्ठा किया, और वधू पक्ष में जब उसको पे किया तो जितने भी वधू पक्ष के रिश्तेदार हैं उन सब में उसको बांटा जाता है। तो क्या है, ब्राइड वेल्थ दोनों ही पक्षों में कहीं ना कहीं सामाजिक एकता को बढ़ा रही है, सोशल सॉलिडारिटी को इम्प्रूव कर रही है, और ये उनके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि नुअर लोग बहुत ही विषम पर्यावरणीय स्थिति में रहते हैं। कभी उन्हें कैंप लाइफ में रहना होता है, कभी विलेज लाइफ में रहना होता है। तो ऐसी स्थितियों में उन्हें एकता बनाए रखने की बहुत जरूरत होती है। तो ये जो ब्राइड वेल्थ है वो सोशल सॉलिडारिटी को इम्प्रूव कर रही है, इसलिए ये उनके बीच में परंपरा लगातार चली आ रही है। तो यहाँ पर उस ब्राइड वेल्थ की इम्पोर्टेंस को चूंकि ये इवांस प्रिचर्ड ने एक्सप्लेन किया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर्स मॉडल, और इसके प्रति वो लोग खुद कॉन्शियस नहीं थे, इसलिए ये क्या हो गया, अनकॉन्शियस मॉडल। फिर जो दूसरा सेट वो बात करते हैं वो क्या कहते हैं, मैकेनिकल मॉडल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं वो कि दो चीजें होती हैं, एक होता है स्केल ऑफ सोशल फिनोमेना और एक होता है स्केल ऑफ मॉडल। अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो मैकेनिकल की जरूरत है, तो वो स्टैटिस्टिकल मॉडल है। मतलब कि जैसे मैकेनिकल मॉडल है तो उसमें जो भी नियम है ना, जो भी समाज में नियम बनाया गया है, अगर उसको उसी फॉर्म में सारे परिवार फॉलो कर रहे हैं, हर जगह उसको फॉलो किया जा रहा है, तो हमें किसी भी तरह की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, उसको मैकेनिकली फॉलो किया जा रहा है, तो वो मैकेनिकल मॉडल हो गया। जैसे कि मान लीजिए हम किसी ट्राइब में गए, वो पॉलीजीनस ट्राइब है, बहुपत्नी विवाह वहां का नियम है, और हमने देखा कि हर परिवार में बहुपत्नी विवाह ही हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये मैकेनिकल मॉडल हो गया। स्टैटिस्टिकल मॉडल मतलब जैसे कि आज का जो हमारा भारतीय समाज है, उसमें अगर हम विवाह का मॉडल बनाते हैं तो हमें तरह तरह की मैरिजेस यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, सब अलग अलग तरह की मैरिजेस को फॉलो कर रहे हैं। और एक ही रिलीजन में, एक ही धर्म में भी अगर हम देखते हैं, तो जैसे हिंदू धर्म है कि परंपरागत नियम में क्या था कि लोगों को अपनी ही जाति में विवाह करना चाहिए था, है ना, धर्म से बाहर तो सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन अब क्या है, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो रही हैं, है ना, हर तरह से विवाह हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें मैरिज का क्या स्टेटस है, इसका मॉडल बनाना है, तो इसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी, तब जाके हम उस स्थिति को क्लियर कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये स्टैटिस्टिकल मॉडल हो गया। तो ये हो गए चार तरह के मॉडल जो दो सेट्स में उन्होंने बताए। फिर लेवी स्ट्रॉस क्या कहते हैं कि हम जब भी किसी समाज में सामाजिक संरचना को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मॉडल बनाने हैं, और जब हमें ये मॉडल बनाने हैं तो हमें हर तरह के मॉडल को अपने स्टडी में इंक्लूड करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक मॉडल बनाना है, इन चारों तरह के मॉडल्स को जब हम इंक्लूड करेंगे तभी हम सोशल स्ट्रक्चर तक पहुंच पाएंगे, जो कहाँ पे है, जो एक मेंटल फिनोमेना है, हमारे दिमाग में है। ठीक है, तो कुल मिला के जो लेवी स्ट्रॉस का स्ट्रक्चरलिज्म है वो काफी हाई एम्बिशंस के साथ में उन्होंने दिया है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसी हाई एम्बिशन के साथ में उन्होंने अपनी स्टडीज उस पर की थी। तो यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस का संरचनावाद हो गया। अब अगला आता है कन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष का सिद्धांत। तो जो भी कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट रहे हैं उन्होंने कहा कि कन्फ्लिक्ट या संघर्ष जो है वो एक सामान्य सामाजिक स्वरूप है, और इस संघर्ष को हम केवल हिंसा या युद्ध के रूप में नहीं देख सकते हैं,
इसमें सभी बातें आ जाती हैं, ये आम लोगों के बीच की चीजें हैं, जैसे कि दो व्यक्ति भी हैं तो उनके बीच में सहमति असहमति हो सकती है, कहीं पे मौखिक रूप से विभेद हो सकता है, कहीं कोई किसी से अपमानजनक व्यवहार कर दे, कहीं पर भी कोई भी विरोध है या विरोधी आंदोलन हो रहा है या क्रांति हो रही है, कुछ भी है, तो इसको हम संघर्ष के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये जो संघर्ष है वो सामान्य है, और जो संघर्ष है वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। एक तरह का संघर्ष समाप्त हो जाएगा तो दूसरे तरह का संघर्ष चालू हो जाएगा। तो ये हमेशा चलते रहने वाली एक प्रक्रिया है। अगर हम संघर्ष की सार्वभौमिकता की बात कहें, यूनिवर्सैलिटी की बात कहें, तो इसके लिए राल्फ डाहरडॉफ ने क्या कहा कि संघर्ष की अनुपस्थिति एक असामान्यता है, कि अगर किसी समाज में संघर्ष अनुपस्थित है तो ये असामान्य बात है, होना नहीं, संघर्ष का होना एकदम सामान्य है। अगर वो अनुपस्थित है तो ये एक एबनॉर्मलिटी है, एक असामान्यता है। फिर अब हम कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ सोशल साइंसेस में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जब डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में दी, तो उन्होंने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात की। तो यहीं से ये स्ट्रगल या जो संघर्ष है उस पर विचार सामाजिक विज्ञान में भी चालू हो गए। 19वीं सदी के दौरान जो एक स्कॉलर थे, लुडविग गुम्प्लोविक्स, उन्होंने क्या कहा कि जो रेशियल स्ट्रगल होता है, जो प्रजातियां हैं, जो नस्लें हैं, उनके बीच में संघर्ष होता है। फिर अब हम सोशियोलॉजी में जब इस स्ट्रगल की बात करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है कार्ल मार्क्स का। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमेशा से ही समाज में क्लास कन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष चलता चला आया है, जिसमें जो पूंजीपति हैं और जो श्रमिक वर्ग है, मतलब पूंजीपति जिनके पास में पूंजी है और जो भी उत्पादन है उसके सारे साधन हैं, वो वर्ग, और श्रमिक मतलब जो श्रम अपना दे रहा है, जो अपना लेबर प्रोवाइड कर रहा है, वो वाला वर्ग। तो इन दोनों के बीच में हमेशा से एक संघर्ष चला आया है। तो ये हो जाता है समाजशास्त्र में संघर्ष का सिद्धांत। लेकिन जब हम मानव विज्ञान में बात करते हैं तो आरंभिक दौर में माना गया कि जो जनजातीय समाज होते हैं उनमें कन्फ्लिक्ट या संघर्ष होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि टाइलर ने कहा कि मैक्सिकन विलेजेस पे उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा वहां पे पुलिस जैसी कोई भी संस्था नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे कानून व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब कि कोई संघर्ष ही नहीं है, तभी पुलिस, ये मान लिया गया कि जो जनजातीय समाज है उनमें संघर्ष नहीं है। लेकिन आगे के अध्ययनों में रिपोर्ट किया गया कि नहीं, उनमें भी संघर्ष होता है। जैसे कि मैलिनोस्की ने जब ट्रोबियंडर्स पे अपनी स्टडी की तो उन्होंने क्या कहा कि वहां पर यूथ डॉर्मेट्रीज मिशनरीज के आने के बाद से समाप्त हो गई, जो कि उन लोगों में एक असंतोष का कारण था। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो बाहरी लोग हैं उनके आने की वजह से ट्राइबल रिवोल्ट्स होती हैं और ये संघर्ष की स्थिति को पैदा करती हैं। लेकिन आगे चल के जो ग्लकमैन ने फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की अवधारणा दी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है मानव विज्ञान में। उन्होंने कहा कि केवल बाहरी बलों के कारण ही संघर्ष होता हो ऐसा जरूरी नहीं है। जनजातीय समाजों में भी बहुत से इंटरनल रीजंस होते हैं, अंदर के कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष होते हैं। जैसे कि जो चीफ है, जो उनका अपना लीडर है, उसके प्रति असंतोष है, तो वो भी एक संघर्ष की ही स्थिति है। तो आगे चल के फिर क्या माना गया कि जो संघर्ष है वो सार्वभौमिक है। जहां पर भी समाज या संस्कृति है वहां पर कहीं ना कोई विवाद जरूर है और संघर्ष है ही है। कॉन्फ्लिक्ट इज यूनिवर्सल। तो ये हो गई हमारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। फिर अगला आता है सिंबलिज्म या प्रतीकवाद। तो जो 1960s का दौर था उसमें आकर ये कहा गया कि जो संस्कृति है वो सिंबल्स की एक व्यवस्था है, प्रतीकों की एक व्यवस्था है। कल्चर इज सिंबॉलिक, मतलब संस्कृति जो है वो सिंबल्स के रूप में एक्सप्रेस होती है। अब चूंकि संस्कृति के साथ में सिंबल को जोड़ा जा रहा है, दैट मीन्स ये बायोलॉजिकली इनहेरिट होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना।
और ना ही ये व्यक्ति के स्तर की अवधारणा है, ये समाज के स्तर पर अवधारणा है ना? और संस्कृति से संबंधित हो जाती है। तो सिंबल्स एक संस्कृति में जब हम बात करते हैं तो तरह-तरह के सिंबल्स होते हैं। ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में क्या आ जाता है कि लैंग्वेज, जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ध्वनियाँ निकाल रहे हैं, वो अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग फॉर्म में अरेंज की जा रही हैं, उससे अलग-अलग शब्द और ग्रामर हर संस्कृति में अलग-अलग ढंग से बन रहे हैं। तो लैंग्वेज वर्बल सिंबल्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। नॉन वर्बल सिंबल्स में क्या आ जाता है, जिसमें भाषा नहीं है, हमारे जो बॉडी एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि कोई आया तो हमने खड़े होके हमने हाथ जोड़ लिए, हमने कुछ नहीं मुंह से बोला, लेकिन हमने उसके आते ही, प्रवेश करते ही हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मतलब हम नॉन वर्बली सिंबलाइज कर रहे हैं कि हम उसका स्वागत कर रहे हैं। तो बॉडी पोस्चर्स के थ्रू होता है, या आप देखिए ड्रेस कोड की अलग अलग संस्कृतियों में देखिए विवाह के टाइम में जो दूल्हा दुल्हन है वो क्या कपड़े पहनेंगे, वो भी एक तरीके का ड्रेस कोड भी एक सिंबल हो गया। तो ये सिंबल्स तरह तरह के होते हैं। जब हम सिंबॉलिक एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें रिचुअल्स, क्योंकि संस्कृति में रिचुअल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष रहता है, तो इस पे बहुत सारी एनालिसिस दी गई हैं। तो सबसे पहली चीज तो कहा गया कि जो रिचुअल्स होते हैं वो सिंबॉलिक होते हैं, कि हर रिचुअल कुछ सिंबलाइज कर रहा है। मतलब खाली उसमें एक्टिविटीज हो रही हैं ऐसा नहीं है, वो कुछ ना कुछ लोगों के बीच में मैसेज दे रहा है, कुछ सिंबलाइज कर रहा है। जैसे कि अगर हिंदू धर्म में देखें कि दशहरा त्योहार मनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि रावण को बनाकर पटाखे वटाखे लगाकर फिर उसको जलाया जाता है। तो केवल एक पुतला जलाना नहीं है, वहां पे क्या है कि रावण को जलाने के द्वारा क्या सिंबलाइज किया जा रहा है कि जो अच्छाई है उसकी हमेशा ही बुराई के ऊपर जीत होती है ना? बुराई को हमेशा ही हारना है, जो अहंकार है उसे हमेशा ही हारना है। तो जो रिचुअल्स हैं वो कुछ सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो जाती है। फिर अब जैसे टर्नर हैं, टर्नर ने रिचुअल्स पे अपनी जो स्टडी करी, उन्होंने कहा जो रिचुअल्स होते हैं, जो भी अनुष्ठान होते हैं, वो लोगों को जोड़ते हैं। आप कोई भी देखिए, कोई भी विवाह से संबंधित या धर्म से संबंधित किसी भी रिचुअल को देखिए, तो वो ये नहीं है कि सब अकेले ही हो जाएगा। उसमें सब लोग सम्मिलित होते हैं, कि अगर एक विवाह भी हो रहा है तो उसमें मामा की कुछ भूमिका होगी, बुआ की कुछ भूमिका होगी, वर पक्ष के अलग काम होंगे, वधु पक्ष के अलग इम्पोर्टेंस होगी, महत्व होगा। तो वो क्या है, वो सबको जोड़ रहा है। तो वो कहते हैं रिचुअल्स जो होते हैं वो संस्कृति में एकता लाने का काम करते हैं। फिर जो एडमंड लीच थे, उन्होंने जब रिचुअल्स पे अपनी एनालिसिस की तो उन्होंने कहा कि ये कुछ एनुअल रिवर्सल्स को शो करते हैं। मतलब जो सामान्य स्थिति है उससे विपरीत चीजें भी इनमें होती हैं। और ये क्यों होती है? जिससे कि जो सोशल कल्चरल लाइफ है उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ पाए। जैसे कि आप देखिए होली का त्योहार होता है, तो होली में लोग रंग खेलते हैं। अब रंग जब खेलते हैं तो छोटे भी जाकर बड़ों को रंग लगाते हैं, है ना? अगर आप देखिए जैसे ये गोकुल वृंदावन साइड में लठमार होली होती है, तो वहां पे क्या है, जो महिलाएं हैं वो पुरुषों को लठ से मार रही हैं, जो सामान्य स्थिति की एकदम विपरीत स्थिति है। तो इस तरीके से जो रिचुअल्स होते हैं उसमें कुछ एनुअल रिवर्सल्स हैं, जो क्या है, रिलैक्सेशन के लिए है। जो एक टफ सी लाइफ चली आ रही है उसे रिलैक्स होने के लिए ये रिवर्सल्स है। तो रिचुअल जो है वो जीवन को सामान्य बनाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। फिर जैसे वॉन जेनेप हैं, उन्होंने लाइफ साइकिल रिचुअल्स पे अपनी स्टडी की। तो उन्होंने कहा कि ये जो रिचुअल्स हैं वो व्यक्ति को एक स्थिति से, एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में ले जाते हैं। और जब ले जाते हैं तो उसमें तीन अवस्थाएं आती हैं। पहली क्या होती है कि अलग करने की अवस्था, जैसे कि, और दूसरी क्या होती है, फिर उसमें हम कहते हैं, पहली को उन्होंने कहा स्टेज ऑफ सेपरेशन, अलग करना। फिर दूसरे को उन्होंने कहा लिमिनल स्टेज। फिर तीसरे को कहते हैं स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझें तो कैसे हो जाएगा कि जैसे विवाह है, तो विवाह के पहले वर को और वधु को
अन्य लोगों से अलग कर दिया जाता है। उनसे संबंधित अलग-अलग संस्कार चलते रहते हैं कि मतलब जो सामान्य लोग बैठे हैं, उसमें ये वर है, ये वधू है, वो अलग हो जाते हैं। फिर जो विवाह संस्कार होता है, तो दैट मीन्स उन दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर एक नई जीवन को शुरू करना है। फिर जब विवाह हो जाता है, तो उसके बाद भी बहुत सारे उसमें संस्कार चलते हैं, जैसे कि जो बहू है वो घर में आई है, तो वो कुछ भी मीठा बना रही है, खीर बना रही है, हलवा बना रही है, फिर जितने भी घर के परिवार के सदस्य हैं, जो भी नातेदार घर में हैं, वो उसको खा रहे हैं, वो उसको नेक दे रहे हैं। तो क्या है, मतलब वो उसको धीरे-धीरे अब वापस में रसोई में लाया गया, लोगों के बीच में लाया गया, उसे सामान्य जीवन में जोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से कैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने में परिवर्तन आते हैं और किस तरीके से वापस उनको सामान्य जीवन में जोड़ा जाता है, ये रिचुअल्स में कैसे किया जाता है, उसकी क्या उसमें प्रोविज़न है कहना चाहिए, वो उसको वॉन जेनर ने अपने लाइफ साइकिल रिचुअल्स के एनालिसिस में एक्सप्लेन किया है। ठीक है? कुछ और भी तरह के सिंबल्स बताए गए हैं, जैसे कि की सिंबल्स की बात बहुत सारे मानव शास्त्रियों ने की, कि मतलब हर संस्कृति का अपना कुछ विशेष सिंबल होता है। आप देखिए हर राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय ध्वज क्या है? एक तरीके का की सिंबल है। आप देखिए हिंदू संस्कृति है तो उसका स्वास्तिक एक की सिंबल है। क्रिश्चियंस हैं, उनका क्रॉस जो है वो उनका की सिंबल्स है। तो हर संस्कृति के अपने कुछ की सिंबल्स हैं। तो जो सिंबल्स हैं उन पे आधारित बहुत सारे अध्ययन हुए और कुल मिला के क्या कहा गया इन सिंबॉलिक एनालिसिस में, कि जो भी संस्कृतियां हैं उसमें जो भी कल्चर ट्रेट्स हैं, कस्टम्स हैं, बिहेवियर हैं, सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। और ये जो अर्थ है वो प्रकट रूप में भी हो सकता है और छिपा हुआ भी हो सकता है। मतलब लेटेंट भी हो सकता है और मैनिफेस्ट, दोनों तरीके से ये हो सकता है। तो अगर हमें उसे जानना है तो हमें क्वालिटेटिव एथनोग्राफिक मेथड्स को यूज करना होगा। ठीक है? जिससे कि हम दोनों तरह के उन अर्थों तक पहुंच पाएं। तो ये कुल मिलाकर सिंबॉलिक या सिंबोलिज्म एंथ्रोपोलॉजी या कह लीजिए सिंबोलिज्म का सिद्धांत, प्रतीकवाद का सिद्धांत हो गया। अब जब हम यहाँ पर इस एथनोग्राफिक एनालिसिस की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरप्रिटेटिव थ्योरी, जिसको कि निर्वचन का सिद्धांत कहते हैं। इसमें जो मुख्य नाम आता है वो क्लिफर्ड गीट्स का आता है। उन्होंने क्या कहा कि जो सिंबल्स होते हैं हमें उनका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो सिंबल्स हैं उनका कुछ अर्थ है और उस अर्थ से जो मानव जीवन है वो निर्देशित हो रहा है। मतलब कि वो कहते हैं कि जो संस्कृति है वो विरासत में व्यक्त की गई जो धारणाएं हैं उनकी एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, जो कि सिंबॉलिक फॉर्म में होता है, जो प्रतीकात्मक रूप में होता है। तो कुल मिला के संस्कृति का कार्य क्या है? उन अर्थों को बताना है जिससे कि लोग अपने जीवन को समझते हैं और अपने कार्यों को निर्देशित करते हैं। तो जो इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी है उसमें उन अर्थों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। गीट्स कहते हैं कि इसमें कुछ चीजें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि लोग किस तरीके से अपनी दुनिया को समझते हैं, उसकी किस तरीके से अवधारणा बताते हैं, उसे समझते कैसे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं वो कैसे करते हैं और क्या करते हैं, हर चीज हमें देखनी चाहिए, तभी हम किसी संस्कृति को समझ पाएंगे। दैट मीन्स वो क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने टर्म क्या यूज किया है? थिक डिस्क्रिप्शन। थिक डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? कि वो तरीका है ना जिसके द्वारा कि जो मानव क्रियाएं हैं, जो मानव व्यवहार हैं, हम उनके सांस्कृतिक संदर्भों को और उनके अर्थों को समझ पाएं। तो थिन डिस्क्रिप्शन का ये जस्ट अपोजिट है। क्यों? क्योंकि थिन डिस्क्रिप्शन में जो पहले चली आ रही थी एथनोग्राफी, उसमें क्या होता था कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके फैक्ट क्या है उसको दिया जाता था। इन्होंने कहा हमें सिर्फ ये नहीं देना है कि फैक्ट क्या है, हमें फैक्ट के साथ में उसका इंटरप्रिटेशन भी करना होगा। मतलब कि वो कुछ भी हो रहा है तो पहली चीज तो क्या हो रहा है, किस इंटेंशन के साथ में हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है,
उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, उसका प्रभाव क्या होगा। दैट मीन्स हमें उस पूरे एक्ट को एक टेक्स्ट की तरह से रखना होगा, जिसका कि हम इंटरप्रिटेशन भी कर पाए। तो कुल मिला के जो ये थ्योरी है, इसमें गुणात्मक शोध के नियम बताए गए हैं ना, के तरीके बताए गए, जिससे कि हम सामाजिक अर्थों का अवलोकन कर सकें और उनका इंटरप्रिटेशन कर सकें, उनकी व्याख्या भी कर सकें। ठीक है, फिर ये थ्योरी भी हमारी समाप्त होती है। अगली जो हो जाता है वो हो जाता है पोस्ट कॉलोनियल एंड पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक, उत्तर उपनिवेशवाद और उत्तर आधुनिक समालोचना। जो मॉडर्निस्ट पीरियड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी था, वो कहाँ से शुरू हुआ? तर्क काल से, मतलब जो एज ऑफ रीजन था वहां से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है? जहां तक पॉजिटिविज्म माना गया है। पॉजिटिविज्म का मतलब ये माना गया मानव शास्त्रीय अनुसंधानों में कि जो सत्य है उस तक पहुंचा जा सकता है, सत्य को जाना जा सकता है, और उसको जानने के लिए तरीका हमें कौन सा अपनाना होता है? ऑब्जेक्टिव रियलिटी तक हमें पहुंचना है, मतलब वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता है। हमारा उसमें कोई भी पर्सनल बायस ना हो अनुसंधान में, तब हमारे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता होगी और तभी हम सत्य तक पहुंच पाएंगे। और जब हम एक बार उस सत्य या ट्रुथ तक पहुंच जाएंगे, तो फिर उसमें कोई भी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने उसे वस्तुनिष्ठ अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया है, उसमें कोई भी बायस नहीं है। तो ये मॉडर्न पीरियड कहा जा सकता है, मॉडर्निस्ट पीरियड कहा जा सकता है एंथ्रोपोलॉजी का। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है वो कब आरंभ हुआ? जिसे हम कहते हैं वो दौर था जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हुई और धीरे धीरे डीकोलोनाइजेशन हो गया, है ना। मतलब जो कहना चाहिए कि यहाँ पर आकर जो पावर वाला सिनेरियो था, जो शक्ति वाला सिनेरियो था, वो बदलने लग गया। तो जो पोस्ट कॉलोनियल एरा था, उसमें जो स्कॉलर्स सामने आए वो लोग भी थे जो वेस्टर्न दुनिया के नहीं थे, है ना। पहले क्या है, आप एंथ्रोपोलॉजी में देखिए जितने भी स्कॉलर्स हैं या तो वो ब्रिटेन के हैं या अमेरिका के हैं, दैट मीन्स केवल वेस्टर्न स्कॉलर्स थे। लेकिन अब कौन सा दौर आया जिसमें नॉन वेस्टर्न स्कॉलर्स भी सामने आए, और पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अब बराबर से अवधारणाओं को देने के लिए, अध्ययनों को करने के लिए सामने आई। तो इस दौर में ये कहा गया कि जो पहले के एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते थे कि वो टोटली न्यूट्रल रहते हैं अपनी फील्ड पे, मतलब कोई भी पर्सनल बायस वो इंक्लूड होने ही नहीं देते हैं, साबित करने के लिए बहुत सारी री स्टडीज भी की गई, पुनर्अध्ययन भी मानव शास्त्र में किए गए। इसमें ये कहा गया कि जैसे पहले के जो मानव शास्त्री वो कहते थे कि वो अदर कल्चर्स की स्टडी करते हैं, मतलब अन्य संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, इसीलिए कोई पर्सनल बायस उसमें इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन कहा गया कि जब अपनी ही संस्कृति का अध्ययन किया जाए या अन्य संस्कृति का अध्ययन किया जाए, तो कोई खास अंतर नहीं होता है, क्योंकि हम जब अन्य संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं तो भी हम अपनी फील्ड में, हम अपने लोगों के बीच में काफी लंबे समय तक रहते हैं। तो रहने से लगाव उत्पन्न हो ही जाता है कि क्योंकि मानव है, मानव में भावनात्मक जुड़ाव होगा ही होगा। तो आप कहिए कि बिल्कुल ना हो, ऐसा असंभव है। और ये दो बातों से साबित हुआ। एक तो खुद जो मैलिनोस्की की डायरी ऑफ मैलिनोस्की है, उसमें उन्होंने ये माना कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो भी मानव है, उसमें भी भावनात्मक संबंध होते हैं। तो आप ये कहिए कि कहीं भी अपनी फील्ड पे भावनात्मक जुड़ाव ना हुआ हो, ऐसा असंभव है। दूसरी चीज जो हमने कहा कि बहुत सी री स्टडीज भी की गई इस बात को साबित करने के लिए, तो उसमें जैसे वीनर थी, उन्होंने मैलिनोस्की की ही फील्ड पे, मतलब ट्रॉबियन आइलैंडर्स के ऊपर री स्टडी की, और उन्होंने जो बात वहां पर साबित की, जो मैलिनोस्की के अध्ययन में जो उन्होंने कमी बताई, उसको आज के समय में हम जेंडर बायस कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो मैलिनोस्की थे, उन्होंने जब अपनी फील्ड का डिटेल दिया, तो उसमें उन्होंने जो विमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनके कार्यों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। वो कहती हैं कि हाँ ठीक है कि जो महिलाएं हैं वो वहां पर कूला में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके कार्यों का कोई महत्व नहीं है। मैलिनोव्स्की ने उनके सभी कार्यों को डोमेस्टिक वर्क्स में, घरेलू कार्यों में सम्मिलित कर दिया। जैसे कि वो लोग ग्रास स्कर्ट बनाती थी, ग्रास की स्कर्ट्स बनाते थे, तो इसको भी मैलिनोव्स्की ने किसी स्पेसिफिक स्किल के फॉर्म में ना देख के क्या कहा, वो उनके घरेलू कार्यों में ही सम्मिलित कर दिया। तो इस तरीके से जो महिलाएं थी उनके कार्यों को महत्व नहीं दिया। तो जो कहना चाहिए कि जो वीनर है वो क्या कहती हैं कि मैलिनोव्स्की के अपने अध्ययन में उनका वेस्टर्न होने और साथ में उनका पुरुष होना, इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि जो मानव विज्ञानी है, उसका भी जो दिमाग है, उसका जो शरीर है, उसके ऊपर जेंडर का प्रभाव पड़ता है। उसकी अपनी संस्कृति, अपनी जो कहना चाहिए जो भी सोशल सिनेरियो है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और कुछ ना कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस हर व्यक्ति में होते हैं, है ना? जिसके आधार पर हम दुनिया को देखते हैं। तो चाहे वो कॉन्शियसली ना करे, अनकॉन्शियसली उसमें वो चीज रहती है, जिसका प्रभाव उसके अध्ययन पर जरूर पड़ता है। तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इम्पॉसिबल है, ये कहा गया। फिर आखिरी थ्योरी आती है द फेमिनिस्ट क्रिटिक, नारीवादी आलोचना। तो जैसा कि पहले के अध्ययनों में देखा कि जो मेल और वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, उन्होंने और जो महिलाएं थी उनके कार्यों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। फिर जब फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये ओवर हो गया। मतलब ओवर क्या हो गया कि जो कल्चरल रिलेटिविज्म था उसको भी कुछ लोगों ने किनारे कर दिया। जैसे कि अगर हम कहते हैं मार्गरेट मीड, उन्होंने अपनी जो बुक दी सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज, तो उसमें उन्होंने कहा कि बायोलॉजी वाज नॉट डेस्टिनी। उन्होंने जो पुरुष और स्त्री के शारीरिक भिन्नताएं थी उनको कंसिडर ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर संस्कृति में जो पुरुष और महिलाओं में भिन्नता दिखती है वो कल्चर या संस्कृति की वजह से होती है। तो कहा गया कि इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरुष और स्त्री में प्राकृतिक रूप से भिन्नता है। तो उस भिन्नता के साथ में दोनों का अपना क्या महत्व है, इसके बारे में दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ क्या हो रहा था कि जो महिलाएं थी उनको एक तरीके से डील किया जा रहा था, जबकि अलग अलग संस्कृतियों में महिलाओं की समस्याएं अलग अलग हैं, उनके इश्यूज अलग अलग हैं। इवन अगर हम एक ही संस्कृति में ग्रुप्स की बात करें तो अलग अलग ग्रुप में भी महिलाओं के इश्यूज अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, उन्होंने जो वाइट वुमेन थी, अमेरिकन वाइट वुमेन थी, उनके सेक्सुअल लिबरेशन के जो मूवमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि वो अपने ही पुरुषों को अपने आसपास चाहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो अफ्रीकन अमेरिकन पुरुष थे, उनको जेल वगैरह में डाल दिया गया था और वो चाह रही थी कि उन्हें एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह से ना यूज किया जाए, वो सिर्फ अपने पुरुषों के साथ में रहना चाह रही थी। तो यहाँ पर एक ही कहना चाहिए राष्ट्र के जो दो अलग अलग महिलाओं के ग्रुप हैं, उनके इश्यूज डिफर कर रहे हैं। एक सेक्सुअल लिबरेशन की बात कर रहे हैं और एक इसका विरोध कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी सो कॉल्ड हाई कास्ट सोसाइटीज थी, उसमें क्या था कि उसमें जो महिलाएं थी उनके इश्यूज डिफर कर रहे थे। उनमें बाल विवाह की समस्या थी, विधवा विवाह के लिए आंदोलन चल रहे थे। तो इस तरीके के इश्यूज उच्च जाति की वर्ग की महिलाओं के बीच में थे या उनको हाईलाइट किया जा रहा था। लेकिन जो निम्न जाति की महिलाएं थी, उनकी समस्याएं ये नहीं थी। उनकी समस्याएं क्या थी? गरीबी थी, जो संसाधन है उसकी कमी थी, है ना? उनको बहुत अधिक काम करना पड़ रहा था, कठिन परिश्रम जो था वो उनकी समस्या थी और उनका जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो उनकी मुख्य समस्या थी। तो वही भारतीय समाज, लेकिन अलग अलग जाति के अकॉर्डिंग समस्याएं डिफर कर रही थी। तो विमेन को इन जनरल भी डील नहीं किया जाना चाहिए। तो कुल मिला के जो फेमिनिस्ट एनालिसिस है उसमें क्या कहा गया कि हमें ये नहीं है कि हमें ये दिखाना है कि सिर्फ जो है महिलाएं ही सब कुछ है। हमें ये बताना है कि पुरुष का अपना महत्व है, महिला का अपना महत्व है और दोनों के महत्व को बराबर लेके चलना है।
तो कुल मिला के जो फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, उनको रिसर्चेस में इंक्लूड किया जाए। जिसमें कि जो एटीट्यूड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नर्चरिंग होना चाहिए, महिलाओं का ख्याल रखने वाला होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, महिलाओं की भी केयर रखते हुए होना चाहिए, और शेयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हम ये करते हैं, इस अप्रोच को अपनाते हैं, तो क्या होगा कि जो पहले के बायस चले आ रहे थे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की वजह से, हम उनको समाप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख सिद्धांत हो गए हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र में। हमें आशा है कि आपको ये सभी सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।